डन। ऑलराइट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग बहुत बहुत नमस्ते, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल आप सबको। जल्दी से सब लोग क्लास में आ जाओ एंड जल्दी से मुझे बता दो, क्या मेरी आवाज ठीक से सब तक आ रही है? क्या मैं आप सबको बिल्कुल सही से सुनाई दे रहा हूं क्या? जल्दी बता दें प्लीज। यस जनता, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस भाई प्लीज, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। क्या मेरी आवाज सब तक आ रही है? क्या मैं सबको बिल्कुल ढिंचाक तरीके से सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी, यस, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ भाई, जय भोलेनाथ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आवाज आ रही है, दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो भाई एक बात बताओ, आप लोगों ने डीपीपी लगानी शुरू करी बॉन्डिंग की? क्वेश्चंस बने क्या? संकरण वाले और आकार चेक करने वाले, ज्यामिति चेक करने वाले, और स्पेशली जो पिछली क्लास में हमने बॉन्ड एंगल के केसेस किए थे वो वाले। यस, डीपीपी लगा के देगी, क्वेश्चंस बने? बहुत सही। नहीं भाई, कोई हेयर कट नहीं कराया यार, कोई हेयर कट नहीं कराया। क्या क्या देखते रहते हो भाई तुम लोग यार। हाँ जी, यस, हुआ, बढ़िया, बहुत सही। हाँ जी, ऑल डन, बहुत सुंदर यार, बहुत ही सही। चलो ठीक है, फिर देखते हैं कितना तुम लोग बढ़िया से रिवाइज करके आए हो। एक क्वेश्चन बताना तो जरा, एक सवाल बताना जरा, ये देखना तो। XCF5 प्लस, इसका आकार क्या होगा? ट्राई करना, सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में ट्राई करें और मुझे यहां पे चैट में बताएं इसका आकार क्या होगा। यस, XCF5 प्लस, इसका आकार क्या होगा? ट्राई करें सब लोग। यस, हाँ जी, करें करें, ट्राई करें। XCF5 प्लस आकार क्या होगा आपको बताना है। सबसे पहला स्टेप, संकरण निकालो। दूसरा स्टेप, मानक ज्यामिति के अंदर परमाणुओं को अरेंज करो। जो जगह बच जाती है वहां लोन पेयर रखो और फिर लोन पेयर को छुपा के बची हुई चीज जो भी दिखाई दे रही है वो उसका क्या हो जाएगी? आकार हो जाएगी। ट्राई करना दो। यस, अगर सभी पे लोन पेयर 0 है तो बॉन्ड एंगल सभी का उस टाइप के परमाणुओं में बराबर हो जाएगा जिनका आकार सेम है। सही है, आज केस देखेंगे हम। चलो आओ, सबसे पहले चेक करते हैं संकरण। किसी ने मुझे आंसर तो दिया नहीं यार चैट में। क्या रिवाइज करके आए हो तुम लोग? स्क्वायर बाय पिरामिड, स्क्वायर बाय पिरामिड या स्क्वायर पिरामिड? यस, यस, मुझे आंसर दिख गया है, मुझे आंसर दिख गया है, बहुत सारे बच्चों ने निकाल दिया है, बहुत बढ़िया। इसका आकार होगा वर्गीय पिरामिडी। इसका आकार क्या होगा? वर्गीय पिरामिडी। कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा, पिरामिड होगा। देखो भाई, पहला स्टेप है कि केंद्रीय परमाणु पे संकरण पता किया जाए तो x इज इक्वल टू हाफ, s का मतलब है 5, जीनॉन के संयोजी कोश में है 8 और आवेश है पॉजिटिव, आवेश है पॉजिटिव। तो x का मान हो गया हाफ, 5 और 8 13, 13 में से 1 गए 12, 12/2 6, 6 का मतलब sp3d2, 6 का मतलब sp3d2। अगर sp3d2 आता है यानी कि अष्टफलकीय ज्यामिति होनी चाहिए, अष्टफलकीय ज्यामिति होनी चाहिए। अब 5 जगह पे तो फ्लोरीन आ जाएगा, एक जगह रह जाएगी जहां पे लोन पेयर आएगा। तो या तो यहां आ सकता है या यहां आ सकता है, तो मैंने यहां लगा दिया लोन पेयर, यहां लगा दिया लोन पेयर। बची हुई जगह देखना, 1 2 3 4 5, और ये आ गया पूरे पे पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया पूरे पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मैंने अष्टफलकीय ज्यामिति में जीनॉन के साथ 5 जगह तो फ्लोरीन लगा दिया, एक जगह पे लोन पेयर आ गया, ओवरऑल पे पॉजिटिव आ गया। अब अगर मैं यहां पे आकार देखने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं यहां पे आकार देखने की कोशिश कर रहा हूं तो आप ध्यान से देखिएगा,
राइट। अगर मैं यहां पे आकार देखने की कोशिश कर रहा हूं तो ये हो गया, ठीक है, ये तो हो गया वर्ग। और अगर हम बात करें पिरामिड की, तो पिरामिड हो गया ऐसे, पिरामिड हो गया ऐसे। तो हमारे पास में क्या होगा, वर्गीय पिरामिडी आकार। तो इस तरीके से आपको अब दुनिया में कोई भी सहसंयोजी अणु अगर दे दिया जाए तो आप उसका आकार बता सकते हैं। सही है, बहुत अच्छी बात है। चलो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जल्दी से डिसाइड कर लेते हैं। आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, जल्दी से डिसाइड कर लेते हैं। पहले तो बेटा बॉन्ड एंगल के केसेस देखेंगे, है ना। पहला काम तो है बंद कोण के केसेस देखना। हमने कल कुछ केसेस पढ़े थे, बचे हुए केसेस आज शुरू करते हैं। बंद कोण के केसेस देखेंगे। जब बंद कोण के केसेस की बात हो जाएगी तो अगले केस पे चलेंगे। अगला पॉइंट होगा बैक बॉन्डिंग। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जेई के बच्चों के लिए, तो ये हम अच्छे से समझेंगे। और अगर इसके बाद समय बचा, अगर समय बचा तो हम बात करेंगे ध्रुवीय सह संयोजी आबंध के बारे में। अगर समय बचा तो हम बात करेंगे ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध के बारे में। इसी के अंदर डायपोल मोमेंट आता है। सही है जी, बहुत सही, बहुत बढ़िया। चलो आओ एक एक करके बातों को शुरू करें। मैंने आप लोगों को पिछली सभा में घर जाते जाते ड्रैगो यौगिक के बारे में बताया था कि नहीं बताया था भाई, सच सच बता दो। मैंने आपको यह कहा था कि यदि किसी अणु में केंद्रीय परमाणु ऐसा हो जिसपे न्यूनतम एक लोन पेयर हो, वो तीसरे आवर्त या उससे नीचे का तत्व हो, और उसके साइड में ऐसे परमाणु जुड़े हों जिनका वैद्युत ऋणता का मान 2.5 से कम है, ज्यादातर हाइड्रोजन, तो उन स्थिति में उन परमाणुओं में, उन अणुओं में रादर बॉन्डिंग में संकरण नहीं देखा जाता। वहां बॉन्डिंग शुद्ध कक्षकों द्वारा देखी जाती है, जैसे वीबीटी में देखी जाती थी। और क्योंकि वीबीटी से देखी जाती है तो हम कहते हैं लोन पेयर तो एस कक्षक में चला जाता है और बॉन्डिंग पी कक्षकों से हो जाती है। और क्योंकि बॉन्डिंग पी कक्षकों से होती है तो पीएक्स, पीवाई, पीजेड तीनों में 90-90 डिग्री का एंगल है, तो वहां भी एंगल 90 डिग्री ही रहता है। तो लगभग 90 के आसपास ही उन सब में बॉन्ड एंगल पाया जाता है। कोई आपसे कहेगा H2S पे संकरण क्या है सल्फर पे, आप बोलोगे संकरण है ही नहीं। H2O में ऑक्सीजन पे sp3 है, पर H2S से लेके H2TE तक कोई संकरण नहीं है। ऐसे ही NH3 में नाइट्रोजन पे sp3 है, पर PH3 से लेके BiH3 तक कोई संकरण है ही नहीं। ये बात हो गई। अगर ये बात हो गई अच्छे से, तो हम बातचीत करते हैं बॉन्ड एंगल में आगे। हमने ये वो वाले केसेस देखे थे जहां केंद्रीय परमाणु लगातार चेंज हो रहा है और साइड परमाणु आपका सेम है, तो बंद कोण जो है वो केंद्रीय परमाणु की वैद्युत ऋणता के समानुपाती आया था। परंतु अगर अब हम अगला केस देखें, अगर हम अगला केस देखें जहां पे बॉन्ड एंगल की बात होती है, तो सुनिएगा। मैंने पहला केस वो लिया था, नहीं मैंने चौथा केस लेना है, ये है ना। पहला केस था जब संकरण अलग अलग है, दूसरा केस था संकरण सेम है आकार अलग अलग है, तीसरा केस था आकार भी सेम है केंद्रीय परमाणु अलग अलग है। अब केंद्रीय परमाणु सेम है, साइड परमाणु अलग अलग है। ध्यान से देखना इस केस में क्या होने वाला है। केंद्रीय परमाणु सब जगह सेम है, साइड परमाणु जो है ऐसे वो क्या है, अलग, डिफरेंट। केंद्रीय परमाणु सब जगह सेम है, साइड परमाणु अलग अलग है। एग्जाम्पल क्या हो गया, ध्यान से देखने की कोशिश करें। हमारे पास केस आ गया ये NF3, NCl3, NBr3, Ni3।
अब अगर आप यहां पे हर स्थिति में, मैं आपको खुद से बता रहा हूं, अगर आप यहां पे हर स्थिति में नाइट्रोजन पे संकरण निकाल के देखोगे तो संकरण sp3 आएगा। अगर आप हर स्थिति में नाइट्रोजन पे संकरण निकाल के देखोगे तो संकरण sp3 आएगा। अगर संकरण sp3 आएगा तो आकार निकाल के देखोगे तो आकार पिरामिडी आएगा। अगर आकार पिरामिडी आएगा मतलब 3-3 बॉन्ड्स आएंगे और एक एक लोन पेयर आएगा। बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो सभी में आकार सेम है। अगर सभी में आकार सेम है तो NF3 कुछ ऐसे बनता है, NCl3 कुछ ऐसे बनता है, NBr3 कुछ ऐसे बनता है, और Ni3 कुछ ऐसे बनता है। राइट, NF3, NCl3, NBr3 और Ni3। अगर इन चारों में बंद कोण का क्रम मैं देखना चाहता हूं, अगर इन चारों में बंद कोण का क्रम मैं देखना चाहता हूं तो मैं एक बात देख पा रहा हूं यार कि केंद्रीय परमाणु तो सभी जगह सेम है दोस्त। बच्चा पार्टी, अगर केंद्रीय परमाणु सब जगह सेम है तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि लोन पेयर की पकड़ हर केस में केंद्रीय परमाणु के हवाले से सेम है। जैसे अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में जाते हुए कि नाइट्रोजन ज्यादा वैद्युत ऋणी था तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को, लोन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा होल्ड करके रख रहा था। फास्फोरस उतना नहीं कर पा रहा था, आर्सेनिक उतना नहीं कर पा रहा था, एंटीमनी उतना नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो वो अलग था, वैद्युत ऋणता के अंतर के हिसाब से चीजों में फर्क पड़ रहा था। परंतु यहां पे हम कह रहे हैं क्योंकि हर जगह नाइट्रोजन ही है तो लोन पेयर पे पकड़ हर जगह सेम है। बात मानते हो आप? बहुत अच्छी बात है। अगर लोन पेयर पे पकड़ हर जगह सेम है तो सेंट्रल एटम से तो कोई काम हुआ नहीं, केंद्रीय परमाणु से तो कुछ फर्क पड़ा नहीं। परंतु अब अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें, अब अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो ये देखिए साइड परमाणु, ये देखिए साइड परमाणु, ऐसे ही यहां देखिए साइड परमाणु, ऐसे ही यहां देखिए साइड परमाणु, ऐसे ही यहां देखिए साइड परमाणु। अगर आप साइड परमाणुओं को चेक करते हैं तो हम बोलेंगे वैद्युत ऋणता के हिसाब से हमें यह पता है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणी है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है और फिर आयोडीन होता है। राइट, फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है और फिर आयोडीन होता है। यह है वैद्युत ऋणता का ऑर्डर। तो क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणी है, इसका मतलब हम यह कहते हैं, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणी है, इसका मतलब हम यह कहते हैं कि फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन युग्म को ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करेगा, आयोडीन जो है वो सबसे कम आकर्षित करेगा। अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित करेगा तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, इसकी नाइट्रोजन पे तो पकड़ उतनी है बट ये फ्लोरीन की ओर थोड़ा ज्यादा आकर्षित होगा, ये फ्लोरीन की ओर थोड़ा ज्यादा आकर्षित होगा, क्लोरीन की ओर थोड़ा कम आकर्षित होगा, ब्रोमीन की ओर थोड़ा और कम आकर्षित होगा, आयोडीन की ओर थोड़ा और कम आकर्षित होगा। सही बात है। तो जैसे जैसे वैद्युत ऋणता का अंतर आएगा आपके लोन पेयर का आकर्षण भी वैरी करता जाएगा, आप देख ही रहे हो। ठीक है, तो हमको एक बात समझ में आ गई, हमको एक बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई? कि बेटा अगर ये लोन पेयर इस फ्लोरीन के साथ ज्यादा आकर्षित होगा मतलब ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण यहां ज्यादा होगा और यहां आते आते लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण बहुत कम होगा, क्योंकि आयोडीन की वैद्युत ऋणता उतनी है ही नहीं कि वो इस लोन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित कर सके। अगर यहां प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो सोचो इधर से भी धक्का और इधर से भी धक्का, तो दोनों साइड से अगर धक्का पड़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जबकि यहां कंपैरेटिवली लोन पेयर इससे ज्यादा आकर्षित नहीं हो पा रहा तो यहां बॉन्ड एंगल में कोई खास अंतर नहीं आएगा। मतलब मैं ये बोलूं क्या, जहां पे प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा है वहां बॉन्ड एंगल कम है। यहां लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण ज्यादा है, बॉन्ड एंगल कम है, यहां प्रतिकर्षण कम है, बॉन्ड एंगल ज्यादा है। हमने एक बात तो आपको हमेशा ही बोली है कि बॉन्ड एंगल रिपल्शन के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
पर इस लाइन को रटो मत, इस लाइन को फील करो। मैं हमेशा आपको ये हाथ से ना ये ऐसे एंगल को संकुचित करके बढ़ा के इसीलिए दिखाता हूं ताकि आपको ये चीज की फील आए कि हाँ जी, रिपल्शन वास्तविकता में हो रहा है और बॉन्ड एंगल घट रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि NF3 का बॉन्ड एंगल सबसे कम, NCl3 का बॉन्ड एंगल उससे थोड़ा ज्यादा, NBr3 और ज्यादा, Ni3 सबसे ज्यादा। ये हो गया ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अगर ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो जाता है, अगर ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो जाता है तो हमें क्या समझ में आया? हमें यह समझ में आया क्या, जहां ज्यादा वैद्युत ऋणी साइड परमाणु लगा था वहां बॉन्ड एंगल सबसे कम आया, जहां सबसे कम वैद्युत ऋणी साइड परमाणु लगा था वहां बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा आया। यानी कि हम ये कहेंगे कि जो बॉन्ड एंगल है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके? वैद्युत ऋणता ऑफ साइड एटम। जो बॉन्ड एंगल है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके? साइड एटम की वैद्युत ऋणता के। किसके भाई? साइड एटम की वैद्युत ऋणता के। ध्यान से देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो? यस, बॉन्ड एंगल जो है वो साइड एटम की वैद्युत ऋणता के व्युत्क्रमानुपाती है, राइट? और उस चीज के आधार पे हमने ये ऑर्डर बना दिया। ठीक है ना? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? कर लोगे? पक्का जी? बताइए तो। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसी चीज को अप्लाई करते हैं एक और प्रोफाइल में। यही चीज, यहां तो लोन पेयर की प्रोफाइल दी, एक और जगह पे प्रोफाइल दिखाता हूं जहां पे यही फंडा काम आता है जो मैंने ऊपर बोला। सपोज करिए मैंने ये एक अणु बनाया, CH2F2 एक अणु बनाया। मैंने ये बोला कि यहां पे HCH बॉन्ड एंगल जो है इसे मान लेते हैं θ1, HCF ये बॉन्ड एंगल जो है इसे मान लेते हैं θ2 और FCF इस बॉन्ड एंगल को मान लेते हैं θ3। ये फिर से HCF है, ये फिर से HCF है, बट ये अलग अलग बॉन्ड एंगल है। यहां पे आपको 3 तरीके के बॉन्ड एंगल दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि सारे परमाणु सेम नहीं है। HCH, HCF और FCF। तो मैंने एक को θ1 माना, एक को θ2 माना, एक को θ3 माना। मुझे वैल्यूज नहीं पता। क्वेश्चन ये कह रहा है बताओ बॉन्ड एंगल का क्रम क्या होगा। तो अगर आप सिर्फ इन बॉन्ड एंगल्स को लिख के देखें तो एक है एंगल HCH जिसे आपने माना है θ1, एक है एंगल HCF जिसे आपने माना है θ2 और एक आपके पास में है एंगल FCF जिसे आपने माना है θ3। तो आपको हर स्थिति में दिखाई दे रहा होगा कि जो केंद्रीय परमाणु है वो तो सभी केसेस में क्या है? सेम है। केंद्रीय परमाणु जो है वो सभी केसेस में क्या है? सेम है। अगर केंद्रीय परमाणु सभी केसेस में सेम है, अगर केंद्रीय परमाणु सभी केसेस में सेम है तो हम क्या बोलेंगे? केंद्रीय परमाणु तो सेम है पर जो साइड परमाणु है यहां वैद्युत ऋणता का अंतर है। यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन है, यहां दोनों साइड फ्लोरीन है। मतलब ये कैसा केस दिखाई दे रहा है? केंद्रीय परमाणु तो सेम है पर साइड परमाणु अलग है, थोड़े थोड़े तो अलग है। अगर केंद्रीय परमाणु सेम है और साइड परमाणु अलग है तो हम ये वाला रूल लगा सकते हैं कि बॉन्ड एंगल जो है वो साइड परमाणु की वैद्युत ऋणता के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ऐसा हो जाता है तो जहां जितने ज्यादा वैद्युत ऋणी परमाणु होंगे साइड में उतना बंध कोण कम होगा। यानी कि FCF यहां तो 2 वैद्युत ऋणी परमाणु लगे हुए हैं तो यहां तो बंध कोण सबसे कम होगा। HCF इसमें एक वैद्युत ऋणी परमाणु लगा हुआ है, बंध कोण थोड़ा सा ज्यादा होगा और HCH इसमें तो कोई भी वैद्युत ऋणी खास नहीं है इसलिए बंध कोण सबसे ज्यादा होगा। तो हम बोलेंगे θ1 इज मोर देन θ2 इज मोर देन θ3। कैसे? ऐसे। ध्यान से देखो भाई, कोई दिक्कत है तो बताओ। ध्यान से देखो, कोई दिक्कत है तो बताओ।
θ1, θ2, θ3। यस, कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई समस्या यहां तक, प्लीज समझाएं। ये एक अच्छी प्रोफाइल मैंने आपको बताई है, क्वेश्चन आते हैं इस पे, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? हाँ जी, समझ में आया क्या? तो अब जब भी क्वेश्चन आएगा ना, आपको हमेशा यही सोचना है कि क्या प्रतिकर्षण है और क्या क्या बातें आपने सीखी है। जो बातें, जो रूल्स मैंने कल आपको एक पेज में, एक स्लाइड पे लिखवाए थे, मैंने हर तरीके का एग्जाम्पल आपको कराने की कोशिश करी है, और मैं और भी एग्जाम्पल ले रहा हूं। सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही तो है बेटा, क्या कह रहे हो यार। सुपर ऑक्टेट का मतलब होता है बेटा विसरित नहीं, प्रसारित अष्टक, जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कल भी बताया था मैंने, ध्यान से सुनो बातों को। एंगल कितने डिग्री का होगा याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ऑर्डर बनाना आना चाहिए। जहां जहां याद रखना होगा मैं आपको सिखा दूंगा। क्वथनांक का ऑर्डर अभी नहीं आ रहा, आगे आएगा, लास्ट में आएगा चैप्टर के, जब बात करेंगे। ठीक है, चलिए जी, ओके, आगे बढ़े। बेटा जी, मैं स्लाइड नहीं लाता, मैं क्लास में सवाल करवा देता हूं, बात एक ही है। ये सवाल पेपर में आया हुआ है, ये सवाल पेपर में आया हुआ है। जो मैं क्वेश्चंस कराता हूं ना, वो सारे पेपर में आए हुए ही होते हैं। बस हाँ, मैं क्लास में लिख के पढ़ाता हूं डायरेक्ट, ताकि तुम्हें फील ज्यादा है। दैट्स इट। और जब चैप्टर खत्म होगा तो लास्ट में पीवाईक्यू वाला करेंगे ना, जैसे पीरियोडिक के बात किया था। कैसी बात कर रहे हो यार, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पूरी तैयारी कैसे करवानी है, क्या करवानी है, वो मेरे हवाले है। बस तुम जो जो क्लास में सिखा रहा हूं उसको अच्छे से समझो और पढ़ो। ठीक है, क्या पढ़ाना है वो मत सिखाओ, वो मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं और तुम्हें उससे ज्यादा पढ़ाऊंगा, तुम्हें पता होनी चाहिए बात, राइट? ठीक है, वैद्युत ऋणता के अंतर की बात नहीं हो रही दोस्त, वैद्युत ऋणता की बात हो रही है। एग्जैक्टली, वैद्युत ऋणता के अंतर की बात नहीं हो रही है, वैद्युत ऋणता की बात हो रही है, राइट? चलिए आगे चलिए, बहुत बढ़िया, ओके। आइए भाई, अगले केसेस पे चलते हैं, आगे की बातों पे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आगे सुनिएगा। हम चले अगले केस पे, केस नंबर 5। हम चलते हैं केस नंबर 5 पे। केस नंबर 5 मैंने बोला, यदि आकार सेम हो और केंद्रीय परमाणु पे कोई लोन पेयर नहीं हो। ठीक है, ध्यान से देखना, यदि केंद्रीय परमाणु सभी में सेम है, साइड परमाणु अलग है, ऑल्सो केंद्रीय परमाणु पर कोई लोन पेयर नहीं है, ऑल्सो केंद्रीय परमाणु पर कोई लोन पेयर नहीं है, वो अपनी मानक ज्यामिति में है, वो अपनी मानक ज्यामिति पर है। तो उस स्थिति पर क्या होगा, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए। हमने बोला BF3, BCl3, BBr3, BI3। प्लीज ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है? और जब ये हो जाएगा तो ये भी देखेंगे, CF4, CCl4, CBr4, CI4। ओके, प्लीज ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चंस। प्लीज ध्यान से देखो। अब मैंने क्या किया, हर किसी में पहले तो निकाला संकरण, संकरण से बनाई ज्यामिति और ज्यामिति से पहचाना आकार। तो अगर आप ऊपर देखो तो हर स्थिति में बोरॉन पे संकरण आएगा sp2, और अगर sp2 आएगा तो त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति बनेगी, और वही अल्टीमेटली आकार भी होगा, क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर है ही नहीं। ये BF3 बन गया, ऐसे ही ये BCl3 बन गया, ऐसे ही ये BBr3 बन गया, और ऐसे ही ये BI3 बन गया।
राइट, BF3, BCl3, BBr3, BI3। इसी तरह अगर हम यहां बात करते हैं तो हम बोलेंगे CF4, CCl4, CBr4 और ये हो गया CI4, क्योंकि हर किसी में sp3 संकरण आएगा और हर किसी में चतुष्फलकीय ज्यामिति आएगी। तो अब आप देखें, ना तो कोई लोन पेयर है, ठीक है, सब अपनी मानक ज्यामिति में है। तो जब सेंट्रल एटम सेम हो, कोई भी केंद्रीय परमाणु पे लोन पेयर ना हो और सब अपनी मानक ज्यामिति में ही हो, आकार का कोई अंतर ना हो, तो उस स्थिति में हम ये कहते हैं कि बॉन्ड एंगल इन सभी में क्या हो जाएगा, बराबर। बॉन्ड एंगल इन सभी में क्या हो जाएगा, बराबर। अगर ये है θ1, ये है θ2, ये है θ3 और ये है θ4, तो हम बोलेंगे कि θ1, θ2, θ3, θ4 ये क्या है, आपस में बराबर। इसी तरह अगर हम नीचे वाला एग्जाम्पल देखें तो हम बोलेंगे ये है θ1, ऐसे ये है θ2, ऐसे ये है θ3 और ऐसे ये है θ4। अगर ये चारों सेम है, सारे की सारी सेम ज्यामिति है, कोई लोन पेयर नहीं है, केंद्रीय परमाणु तक सेम है, तो साइड परमाणुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिंपल सी बात बोलेंगे θ1, θ2, θ3 और θ4 बराबर है। अगर लोन पेयर होता डेफिनेटली फर्क पड़ता, जैसे CH4, NH3, H2O। तुम देखो लोन पेयर की संख्या बढ़ती जा रही थी, प्रतिकर्षण बढ़ता जा रहा था, बंद कोण घटता जा रहा था, बट यहां पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर चीजें ऊपर वाले केस के हिसाब से होती हैं तो। ठीक है, ध्यान से इसको नोट करें। फिर हम चलेंगे आखिरी केस पे बॉन्ड एंगल के, और फिर हम शुरू करेंगे बैक बॉन्डिंग। उससे कुछ गजब होने वाला है, उससे कुछ गजब होने वाला है। ध्यान से देखिएगा प्लीज। यस, हाँ भाई, यहां तक सब ठीक है। हाँ, मैंने केस 3 में 2 केसेस पढ़ाए थे ना, वो 3.1, 3.2, ये केस 4 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नंबरिंग वंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता खास। ये केस 4 होगा और ये जो है ये केस 3.2 होगा। राइट, ये होगा केस 3.2, वो अगले वाला था केस 4। मेक सेंस? ठीक है, हाँ जी, यहां तक सब सही है क्या? यहां तक सब ठीक है क्या? चलो आओ, बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से चलते हैं अगले केस की तरफ। बेटा ये सब क्वेश्चंस ही हैं जो एक एक करके मैं करवा रहा हूं, ये सारे के सारे क्या है, क्वेश्चंस ही तो हैं, ऐसे ही सवाल आते हैं। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। अगला केस देखिएगा, आखिरी केस जो स्टेरिक रिपल्शन वाला केस था, जो कल से सब बच्चे कह रहे थे सर स्टेरिक रिपल्शन क्या होता है, स्टेरिक रिपल्शन क्या होता है। जैसे कि मैं आपको ये बताऊं, स्टेरिक रिपल्शन, अब ये मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। बेटा स्टेरिक रिपल्शन का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े आकार की चीजें आ जाएं और भीड़ भड़ाका कर दें। ठीक है, भीड़ भड़ाका कर दें, एक दूसरे से टकरा टकरा के एक दूसरे को ही प्रतिकर्षित करने लग गए, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनका आकार ही बहुत है भीड़ भड़ाका करने के लिए, प्रतिकर्षण करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक केस देता हूं बॉन्ड एंगल का, बहुत सिंपल, जो भी अभी आपने पढ़ा है उसी पे आधारित है। आप देखिएगा ध्यान से। मैंने बोला इनमें बॉन्ड एंगल का क्रम बताओ। मैंने आपको बोला बॉन्ड एंगल का क्रम बताओ, किसमें बताओ? देखो H2O, F2O, Cl2O। सबसे पहले इनमें बॉन्ड एंगल का क्रम बताओ, जो भी आपको आता है वो बताओ। तो क्या करेंगे, स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले केंद्रीय परमाणु पे क्या करोगे, संकरण निकालोगे। संकरण अगर निकालते हो तो यहां ऑक्सीजन पे निकाल लो, चाहे यहां ऑक्सीजन पे निकाल लो, चाहे यहां ऑक्सीजन पे निकाल लो, हर स्थिति में संकरण आएगा sp3।
ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं, आप ट्राई करके देखिएगा। अब बहुत सवाल कर चुके हैं, संकरण निकालना तो आसान होगा। अगर संकरण निकाल लोगे sp3 तो भाई मेरे तुम ज्यामिति लगाओगे चतुष्फल की है, लगाने के लिए दो दो परमाणु ही है तो बची हुई दो दो जगह लोन पेयर आएंगे, यानी कि सभी का आकार एक जैसा होगा, बेंट। सभी में केंद्रीय परमाणु सेम है, साइड परमाणु अलग है और आकार सभी में सेम है और लोन पेयर सभी में मौजूद है। हम बोलेंगे कुछ ऐसा है, देखना ध्यान से। वाटर होता है ऐसा, ठीक है। अच्छा, F2O कैसा होता है? ऐसा। और Cl2O कैसा होता है? ऐसा। राइट। अब हमें यह पता है कि यह है A, यह है B, यह है C। मुझे इनमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बनाना है। अगर मुझे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बनाना है तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, बात को ध्यान से समझें। हम बोलेंगे केंद्रीय परमाणु और लोन पेयर की संख्या तीनों में है सेम। केंद्रीय परमाणु और लोन पेयर की संख्या तीनों में है सेम, तीनों का आकार है सेम, परंतु अगर ऐसा स्थिति आ जाए तो आप लोगों ने आज ही पढ़ा है कि ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, साइड एटम की वैद्युत ऋणता के हिसाब से बॉन्ड एंगल बना देते हैं। जब सेंट्रल एटम सेम हो, साइड एटम अलग हो, सभी पे लोन पेयर हो, तो हम क्या कहते हैं कि बॉन्ड एंगल साइड एटम की वैद्युत ऋणता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सर ये तो वही केस है, आपने यहां पे अलग से क्यों लिखा है? देखो बेटा, ट्राई करके देखते हैं, शायद मुझसे गलती हो गई है। हमने बोला बॉन्ड एंगल जो होता है वो साइड परमाणु की वैद्युत ऋणता के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है भाई, है ना। ये रूल यहां पे लगेगा। अगर ये वाला रूल आपका यहां पे लगेगा तो हमें यह पता है कि फ्लोरीन की वैद्युत ऋणता सबसे ज्यादा, फ्लोरीन के बाद में क्लोरीन की और लास्ट में आएगी हाइड्रोजन की। सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणता फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की और सबसे कम हो जाएगी हाइड्रोजन की। यदि ये वाला क्रम हमारे पास में होगा तो जिसकी वैद्युत ऋणता सबसे ज्यादा उसका बंध कोण सबसे कम, जिसकी वैद्युत ऋणता सबसे ज्यादा उसमें बंध कोण सबसे कम। अगर ऐसा है तो वैद्युत ऋणता जहां सबसे ज्यादा वहां बंध कोण सबसे कम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम क्या बोलेंगे, जहां वैद्युत ऋणता सबसे कम वहां बंध कोण सबसे ज्यादा। और अगर ऐसा है तो हमारे हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा, हमारे हिसाब से आंसर आ जाएगा H2O, Cl2O, F2। यहां तक कोई समस्या, कोई परेशानी? यहां तक कोई समस्या, कोई परेशानी? तो सर ये तो हमें ऑलरेडी पता था, ये नया केस क्या है? बेटा ये सब आपको पता तो था ऑलरेडी, बट नया इसमें यह है कि ये जो ऑर्डर है ना ये गलत है? सर यार हमें नहीं समझ में आता, कभी आप एक रूल बनवा देते हो फिर उस रूल को गलत बता देते हो, हम नहीं खेलेंगे ऐसे। अरे सुनो तो, सुनिए तो सही। अरे कैसे कर रहे हो भाई, कैसे कर रहे हो यार, नाराज मत हो भाई। सुनो सुनो सुनो, 3-4 ने तो ऐसे पेन मारा होगा अपनी टेबल पे अभी पटक के कि यार क्या है यार, जो करते हैं जो सीखते हैं फिर जब सवाल करते हैं तो गलत हो जाता है, फिर ये मास्टर कह देते हैं अपवाद है, इसीलिए तो हमको इनऑर्गेनिक पसंद ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सुनो, कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा दिमाग। बेटा हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, ये दोनों द्वितीय आवर्त के तत्व हैं। आप प्लीज ध्यान से देखें, ये हाइड्रोजन तो प्रथम आवर्त का है, फ्लोरीन आपका द्वितीय आवर्त का है, जबकि क्लोरीन आपका तृतीय आवर्त का है। अगर क्लोरीन आपका तृतीय आवर्त का है तो हमने बोला क्लोरीन का आकार बहुत बड़ा है, फ्लोरीन से भी ज्यादा बड़ा है क्लोरीन का आकार, और हाइड्रोजन तो सबसे छोटा है ही। तो बेसिकली हाइड्रोजन और फ्लोरीन छोटे छोटे से परमाणु हैं, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पे आकार घटता है, तो फ्लोरीन का आकार वैसे भी कम है, हाइड्रोजन वैसे ही छोटा सा है। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का आकार तो बहुत छोटा है क्लोरीन के सामने। अगर मैं तुम लोगों को समझाऊं इस चीज को तो आप देखिएगा, अगर मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं तो देखिएगा, हमने बोला कुछ ऐसा है, ये ऑक्सीजन है, ये हो गए दो छोटे छोटे से हाइड्रोजन, ठीक है। ये जो मैं दो गोले बना रहा हूं ये ऑक्सीजन नहीं है, कोई भी कंफ्यूज मत हो जाना। देखो ध्यान से, ये ऑक्सीजन है
और ये दोनों साइड मैंने दो छोटे छोटे हाइड्रोजन परमाणु बना दिए। अच्छा, अगर मैंने फ्लोरीन लगाने की कोशिश करी तो हमने बोला ये ऑक्सीजन है और ये हमने दोनों साइड में छोटे छोटे से फ्लोरीन बनाने की कोशिश कर दी, तो ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है। परंतु अगर मैंने तीसरे केस की बात करी कि ये ऑक्सीजन है और दोनों साइड में मैंने क्लोरीन लगाया, क्लोरीन का आकार होता है बड़ा बड़ा। क्लोरीन का आकार क्या होता है? फ्लोरीन से बड़ा होता है। अगर क्लोरीन का आकार बड़ा होता है तो बेटा देखना, दो बड़े बड़े परमाणु, गोलाकार होते हैं परमाणु, अगर दो बड़े बड़े परमाणु एक दूसरे के आसपास रहेंगे तो क्या एक दूसरे को आकार की वजह से प्रतिकर्षण नहीं मिलेगा? एक दूसरे से भिड़ के एक दूसरे से दूर दूर नहीं होंगे हैं? भीड़ भाड़ की वजह से प्रतिकर्षण नहीं मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर प्रतिकर्षण मिलेगा, अगर एक दूसरे से धक्का लगेगा, अगर एक दूसरे से दूर दूर होंगे, तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये दोनों एक दूसरे के समीप रहना चाहेंगे? नहीं। तो स्टेरिक क्राउडिंग कहते हैं इसको, स्टेरिक रिपल्शन कहते हैं इसको, भीड़ भाड़ वाला प्रतिकर्षण कहते हैं इसको। हमने बोला ये दोनों चाह के भी एक दूसरे के समीप नहीं रह पाएंगे, ये एक दूसरे से क्या होंगे? काफी दूर। क्योंकि देखो, समीप आए प्रतिकर्षण मिला, समीप आए प्रतिकर्षण मिला। हाइड्रोजन फ्लोरीन में उतना बुरा हाल नहीं है। क्लोरीन क्योंकि बड़े बड़े आकार का है तो एक दूसरे से टकरा के एक दूसरे से दूर होने लग जाएंगे, और अगर दूर होने लग जाएंगे तो हम कहते हैं कि ये, क्योंकि क्लोरीन जो है यहां पे स्टेरिक रिपल्शन आएगा। यहां क्या आएगा? स्टेरिक रिपल्शन। अगर स्टेरिक रिपल्शन आएगा तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि क्लोरीन, देखो फ्लोरीन तो सबसे पीछे रहेगा ही वैद्युत ऋणता की वजह से, बहुत छोटे आकार का है जो भी है। हाइड्रोजन और क्लोरीन में कंफ्यूजन था ना, तो बेसिकली ये आगे आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा, क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा है कि वो दूर दूर हो जाएंगे, और अगर दूर दूर हो गए तो थीटा बढ़ गया ना, बंद कोण बढ़ गया बीच से। तो हमने बोला करेक्टेड ऑर्डर क्या होगा? ये Cl2O H2O F2O। और इसका हम कारण क्या बोलते हैं? इसका हम कारण बोलते हैं क्लोरीन का बड़ा आकार। दो क्लोरीन बड़े बड़े अगर एक दूसरे से टकराएंगे तो प्रतिकर्षित होंगे और दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो हां, ऐसी स्थिति में आपको स्टेरिक रिपल्शन देखना पड़ता है जब आपके पास में कुछ ऐसे परमाणुओं से कंपैरिजन हो रहा हो जहां पे आप बोलेंगे कि भाई दिक्कत हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, साइज की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। सही है जी? देखिए तो डन है? पक्का जी? देखो ध्यान से प्लीज, ध्यान से देखो प्लीज। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ। यहां तक सही है क्या? हाँ जी। पेन टूट गया? मुझे पता ही था भाई, मुझे पता ही था। कोई बात नहीं, नया आ जाएगा बेटा। डन? तो बेटा जी इस वजह से बॉन्ड एंगल के सारे रूल्स हमने पढ़े इस तरीके से। परंतु मुझे ना तुम्हारी जिंदगी में जब तक आंधी ना आ जाए तब तक मजा नहीं आता। मुझे तुम्हारी जिंदगी में जब तक आंधी ना आ जाए तब तक मजा नहीं आता। तो चलो, यहां तक तुमने सब कुछ सीख लिया। क्लोरीन तो बहुत बड़े आकार का था, तो वहां स्टेरिक रिपल्शन देख लिया। हाइड्रोजन फ्लोरीन में तो कोई वैसी बात नहीं थी, वो तो छोटे छोटे से ही थे, राइट? चलो, तो अब तुम्हारे लिए एक सवाल। तुमने सारे रूल सीख लिए हैं, पांचों केसेस देख लिए हैं। एक बार अपनी कॉपी में ध्यान से सबको गो थ्रू कर लो और फिर मुझे ये बताओ, यस, इन दोनों में बंद कोण का क्या क्रम होगा? प्लीज बताएं। नहीं बेटा, एक एटम बिग और एक एटम स्मॉल हुआ तो स्टेरिक उतना नहीं होता। दो टक्कर के लोग एक दूसरे से टकराएंगे जब भी तो कुश्ती बढ़िया होगी ना। एक स्ट्रांग एक कमजोर सा होगा तो फिर क्या स्टेरिक रिपल्शन? वो कम ज्यादा स्ट्रांग वाला उसको दबा देगा, पता ही है, राइट?
ठीक है भाई, आईआईटी जाना इतना आसान थोड़ी है। N3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन वेदांत मंगल कल बताया था, आप नोट्स में चेक करो, कल की क्लास में सबसे पहले बताया था ये मैंने, बार बार तो नहीं बताएंगे। ठीक है, अच्छा लोन पेयर नहीं था, फिर थीटा अलग क्यों है? वैद्युत ऋणता के अंतर की वजह से। वैद्युत ऋणी परमाणु अलग अलग है, कहीं हाइड्रोजन है कहीं फ्लोरीन है। सही है। 3.2 में ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन साइज लगातार ही बढ़ रहा है, साइज लगातार ही बढ़ रहा है, वहां ये चीज नहीं आएगी। हाइड्रोजन, क्लोरीन ये अलग अलग टाइप के परमाणु हैं, तब इसमें स्टेरिक रिपल्शन देखा गया है। राइट, ठीक है जी, ओके। प्लीज इसमें बताएं भाई किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, कैसे ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा। जो भी बच्चा आंसर देने की कोशिश कर रहा है वो लॉजिक भी दे उसका, कि उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि कौन ज्यादा होगा। हाँ जी, तो भाई देखो, तुम बोलोगे कि pH3 में संकरण तो होता नहीं है, ये बात तो हमने पिछली क्लास में पढ़ी है, पर हमें ये पता है कि पिरामिड ही होता है ना, पिरामिड ही होता है, ये बात हमको पता है। तो ये देखना ध्यान से, ये है pH3, ये है PF3, दिस इज pH3, दिस इज PF3। अगर pH3 और PF3 मेरे पास में है तो हमें पता है केंद्रीय परमाणु सेम है, लोन पेयर दोनों पे सेम है, पर साइड परमाणु की वैद्युत ऋणता अलग है। तो हम यहां पे रूल लगाएंगे कि बॉन्ड एंगल जो है वो साइड परमाणु की वैद्युत ऋणता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसी वजह से हम क्या कर देंगे, इसी वजह से हम क्या कर देंगे, क्योंकि बंद कोण साइड परमाणु की वैद्युत ऋणता के व्युत्क्रम होता है, हमें इस वजह से यह समझ में आएगा कि हाइड्रोजन की वैद्युत ऋणता कम होती है फ्लोरीन से, तो ऑब्वियसली वहां बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा। वहां बॉन्ड एंगल क्या हो जाना चाहिए, ज्यादा। तो हमारे हिसाब से PH3 जीतेगा PF3 से। यह बात सही है क्या? कितने बच्चों का आंसर यहां तक आ गया? कितने बच्चे यहां तक चीजें कर पाए? यस, PH3 में बंद कोण PF3 से ज्यादा होगा। यह बात कितने बच्चों को समझ आती है? तो चलो पोल से देखते हैं, सही सही जवाब देना। ठीक है, सही सही जवाब देना। कितने बच्चों का यह आंसर आ गया? कितने बच्चों का यह आंसर आ गया? जल्दी बता दें प्लीज। हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी। साइज वाइज का क्या रोल आ गया भाई? वैद्युत ऋणता, हाइड्रोजन फ्लोरीन दोनों ही छोटे छोटे हैं। स्टेरिक रिपल्शन, साइज वाली बात, आकार वाली बात जब करेंगे जब एक का आकार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा हो दूसरे के कंपैरिजन में, तब हम स्टेरिक रिपल्शन की बात करते हैं। अगर क्रम में बढ़ता जा रहा है या फिर नॉर्मल रेट है तो फिर कुछ खास नहीं। जिसके सर में दर्द हो रहा है, राजवीर बेटा जी रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड सुन लेना बाद में, एक ही बात है। हाँ जी, देखिए जरा कितने बच्चों ने यह आंसर किया है। 79% बच्चों ने यह आंसर निकाल दिया कि PH3 PF3 से ज्यादा होगा। और बचे हुए 20% वो हैं जिनको नहीं समझ में आया, तो उन्हें कहानी नहीं समझ में आ रही, तो उन्हें तो मैं ये कहूंगा बेटा रिवाइज अच्छे से करना। परंतु जिनका भी सही जवाब आया है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि, क्योंकि ये गलत है, ये गलत है। हां जी, यहां पे PF3 का बंद कोण PH3 से ज्यादा होता है। सही आंसर ये है।
अब मन में विचार, सर ये क्या हो रहा है सर, सर हमको नहीं समझ में आ रहा सर, हमें बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ रहा, हम क्या करें सर, बहुत लाइफ खराब हो गया है सर ये तो पढ़ के। तो भाई ऐसा है कि ये क्यों है। अब यहां पे स्टेरिक रिपल्शन जैसा रीजन भी लग नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन तो चुन्नू मुन्नू से हैं। तो ये क्या हो गया सर। तो बेटा जी आज से अपने दिमाग में एक और पॉइंट ऐड करना, चाहे तुम बंद लंबाई का सवाल करो, चाहे तुम बंद ऊर्जा का सवाल करो, चाहे तुम बंद कोटि का सवाल करो, बंद कोटि में तो जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे तुम बंद कोण का सवाल करो, आज से एक नया पॉइंट और दिमाग में ऐड करना पड़ेगा जो इसका कारण है। और इसका कारण क्या है, बैक बॉन्डिंग। तो मुझे यह सवाल इसलिए करवाना था क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट बताता ना तो तुम्हें उतनी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आती, बट क्योंकि तुम लोगों ने यह सवाल गलत कर दिया है तो अब तुम लोगों के दिमाग में यह बात रहेगी कि अच्छा एक कॉन्सेप्ट है बैक बॉन्डिंग नाम का, एक कॉन्सेप्ट है बैक बॉन्डिंग नाम का, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी हिल गई, जिसकी वजह से हमारी दुनिया हिल गई। तो क्या है भैया ये बैक बॉन्डिंग, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या है ये बैक बॉन्डिंग, इसको समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले जिसको स्टेरिक रिपल्शन नहीं समझ में आया, तो लाला सिंपल सी बात है, तू एक बात सोच, इमेजिन करके देख, तूने एक खूंटे से दो बड़े बड़े डंबल टांग रखे हैं जिम वाले, ठीक है, गोल गोल। तो बेटा अगर वो एक दूसरे से टकराएंगे तो टकरा के तो और दूर जाएंगे ना, है ना। छोटे छोटे से हैं, बॉल्स हैं, छोटी छोटी सी टेनिस वाली बॉल है, क्रिकेट वाली बॉल है, तो वो टंगी रहेंगी। पर अगर बड़े बड़े साइज की बॉल्स मैंने टकरा दी जो एक दूसरे से टच होती जा रही है, तो टच होगी तो वो और दूर ही जाएंगी, प्रतिकर्षण ही होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो सोचो एक दूसरे से दूर जाएंगी तो बंद कोण बढ़ जाएगा क्या, बंद कोण बढ़ जाएगा क्या, सिंपल सी बात है, राइट। ओके चलिए, तो अब ससुरा ये टॉपिक क्या है बैक बॉन्डिंग, ये कहां से आ गया सर। जितने रूल सीख रहे हैं उतने ही कम पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ नया आता ही जा रहा है। हाँ जी, तो मैं ना इस एग्जाम्पल से शुरू नहीं करूंगा बैक बॉन्डिंग, मैं इसको बहुत ही बेसिक तरीके से शुरू करूंगा, पर हाँ इस एग्जाम्पल को भी कवर करवाऊंगा। तो अब सब अपने कॉपी पेन कर दे बंद, ध्यान से मेरी बात को सुने, जब मैं नोट करने के लिए बोलूं तब नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। और अब से कहीं पे भी स्थायित्व की बात होगी, कोई भी क्रम लगाने की बात होगी, दिमाग में बैक बॉन्डिंग हमेशा रहना चाहिए। आप कोई भी तरीके का सवाल कर रहे हो, बैक बॉन्डिंग दिमाग में रहना चाहिए। क्या है सवाल, क्या होता है बैक बॉन्डिंग, ध्यान से सुनना यार। बैक बॉन्डिंग का पर्पस सिंपल सा है, ये टॉपिक क्यों आया है आपकी दुनिया में, ये टॉपिक आया है स्थायित्व देने के लिए। इस टॉपिक को हम अपनी दुनिया में क्यों लाए हैं, स्थायित्व प्रदान करने के लिए, कि कुछ चीजों में स्थायित्व नहीं आ पाता, वो स्थायित्व बैक बॉन्डिंग दिला देती है। कैसे दिला देती है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बहुत सारी जगह पे इसकी मदद लगती है। सबसे पहला और सबसे बेसिक एग्जांपल अगर मैं आपके सामने बैक बॉन्डिंग का लेता हूं तो वो है BF3। आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि BF3 में अष्टक पूरा नहीं होता। हम इसको क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं कि ये न्यून अष्टक वाला स्पीशीज है ना, या अपूर्ण अष्टक वाला स्पीशी है। BF3 में बोरॉन ने केवल 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बॉन्ड नहीं बना रखे, और 4 बॉन्ड का पूरा होना अष्टक की निशानी होती है, और अष्टक पूरा होना स्थायित्व की निशानी होती है। हमने VSEPR में BF3 पढ़ लिया, हमने BF3 बना लिया, हमने BF3 को त्रिकोणीय समतलीय संरचना में भी लगा दिया, पर अभी भी स्थायित्व के बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर पाए कि ये स्थायी कैसे है, बिना अष्टक के ये चीज स्थायी कैसे है। क्योंकि आप सब ये बात जानते हैं कि BF3 के अंदर बोरॉन जो है वो 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के बैठा है, और आपको यह भी अच्छे से पता है कि हर फ्लोरीन पे 3-3 लोन पेयर है। और जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था तो बच्चों ने कहा था कि सर फ्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा क्या, तो मैंने कहा था बेटा अभी रुक जाओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे अभी मत आओ, क्योंकि यहां पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो थोड़ा सा अलग है। कैसा है, क्या है, मैं सिखाऊंगा। ये आपका BF3 है। अब आप ध्यान से देखें, अब आप ध्यान से देखें, बोरॉन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है ना,
दो दो दो, तीन जगह से। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब अष्टक क्या है? अपूर्ण है। अष्टक क्या है? अपूर्ण है। अगर अष्टक अपूर्ण है तो ये बात का एहसास हमको ऐसे भी हो जाता है, ये बात का एहसास हमको ऐसे भी हो जाता है कि आप देखिएगा बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 है तो विन्यास होता है 1s2 2s2 2p1। तो संयोजी कोश है ये 2s2 2p1। तो हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ये कुछ ऐसा होगा 2s2 2p1। तो ये 2p कक्षक रिक्त है ना? 2p कक्षक क्या है आपके पास में? रिक्त है। जबकि यदि मैंने आपसे बात करी फ्लोरीन की, यदि मैंने आपसे बात करी फ्लोरीन की, परमाणु क्रमांक 9 है तो 1s2 2s2 2p5। फ्लोरीन का विन्यास क्या होता है? 2s2 2p5। अगर फ्लोरीन का विन्यास होता है 2s2 2p5 तो हम बोलेंगे ये कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। देखना 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 5 इलेक्ट्रॉन। अगर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? इससे बात को समझने की कोशिश करिए बेटा जी। क्या मैं ये बोलूं क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि बोरॉन के पास में 2p के कक्षक खाली पड़े थे तो हम बोलेंगे बोरॉन पे रिक्त p कक्षक मौजूद है। परंतु फ्लोरीन पे कोई भी p कक्षक खाली नहीं है, हर डब्बे में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो जरूर है। तो हम फ्लोरीन को बोलेंगे पूरित p कक्षक है। फ्लोरीन पे क्या है? पूरित p कक्षक है। बोरॉन पे क्या है? रिक्त p कक्षक है। और पूरित p कक्षक का पता चलता भी है, ये लोन पेयर्स रखे हुए हैं ना, लोन पेयर का मतलब पूरित कक्षक ही होना होता है। तो बोरॉन पे है रिक्त p कक्षक, फ्लोरीन पे है पूरित p कक्षक। अब बोरॉन उदास है कि उसका अष्टक पूरा नहीं हो पा रहा, तो बोरॉन कहता है कि यार मेरा अष्टक पूरा नहीं है, मेरे पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, मेरे को अगर 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाते कहीं से तो मैं बहुत खुश हो जाता जीवन में, क्योंकि मेरा अष्टक पूरा हो जाता। तो बोरॉन जो है उस पे क्या है? एक रिक्त p कक्षक है। और जब वो फ्लोरीन्स को देखता है, तो कोई भी एक फ्लोरीन देख लो अपनी मर्जी से, हमने इधर वाली फ्लोरीन की सपोज करो बात करी, तो इस फ्लोरीन पे क्या है? पूरित p कक्षक है। ये जो लोन पेयर है वो उसके पूरित p कक्षक में ही तो है ना? ठीक है। तो अब इस स्थिति में क्या होता है? बोरॉन है उदास, उसे हेल्प नहीं मिल पा रही, उसका अष्टक नहीं हो पा रहा पूरा। तो फ्लोरीन उस स्थिति में क्या कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा तो अष्टक पूरा है ना। जो तुम लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड सीखा है, फ्लोरीन कहता है मेरा तो अष्टक पूरा है ना, अगर मेरा अष्टक पूरा है तो मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बट मैं ऐसा कर सकता हूं कि मेरे वाला इलेक्ट्रॉन युग्म तू शेयर कर ले मेरे साथ, मैं तेरे साथ शेयर कर लेता हूं। अगर मैं तेरे साथ शेयर कर लेता हूं तो फ्लोरीन ने अपने पूरित p कक्षक से बोरॉन के रिक्त p कक्षक में इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। अगर ऐसा कर दिया तो आप ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, आप ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। इस चीज का क्या अर्थ है? इस चीज का अर्थ यह है कि बोरॉन पहले तो ऐसा था, बोरॉन पहले तो ऐसा था, ठीक है, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के बैठा था, पर इस फ्लोरीन ने एक अपना इलेक्ट्रॉन युग्म बोरॉन के साथ में शेयर कर दिया। इस फ्लोरीन ने एक अपना इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर दिया? बोरॉन के साथ में शेयर कर दिया। ये बात आप समझ पा रहे हो क्या? ये बात आप समझ पा रहे हो क्या? इससे फायदा क्या हुआ? फ्लोरीन पे तो इलेक्ट्रॉन पेयर बना हुआ ही था, पर क्योंकि उसने बोरॉन से शेयर कर दिया तो अब बोरॉन पे क्या हो गए? 4 बॉन्ड्स हो गए। और अगर बोरॉन पे 4 बॉन्ड्स हो गए, आप देखो, एक इधर, 2 इधर और एक उधर, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई? 8 इलेक्ट्रॉन की। और अगर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, इसका मतलब अष्टक पूरा हो गया, इसका मतलब अष्टक पूरा हो गया। तो आपको एहसास भी नहीं होता, पर BF3 में अष्टक पूरा हो जाता है, अंदरूनी रूप से ही हो जाता है कि फ्लोरीन ही उसकी मदद कर देता है। परंतु यार एक बात नोटिस करने की है कि इस फ्लोरीन में ऐसी क्या खास बात है कि सिर्फ यही अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देगा? क्या ऊपर वाला फ्लोरीन नहीं दे सकता? दे सकता है। क्या इधर वाला फ्लोरीन नहीं दे सकता? ये भी दे सकता है। तो हमने बोला कभी इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से भी आ सकता है, कभी इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ यहां से भी आ सकता है, कभी इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ यहां से भी आ सकता है। तो ऐसा देखा जाता है
ऐसा देखा जाता है कि ठीक है, कभी कहीं से इलेक्ट्रॉन युग्म आ सकता है, कभी कहीं से आ सकता है, कभी कहीं से। तो हमने बोला मर्जी है यहां से ले लो, है ना, मर्जी है यहां से ले लो और मर्जी है यहां से ले लो। अगर मैंने बोला कि तीनों जगह पे मेरी मर्जी है मैं कहीं से भी ले लूं, तो बेटा जी सिग्मा बॉन्ड तो ऑलरेडी 3 बने हुए थे, सिग्मा के ऊपर ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आया है, क्या ये पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या? हां जी बिल्कुल पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये बात समझ में आ रही है कि 3 सिग्मा बॉन्ड तो हर जगह बने हुए थे, सिग्मा के ऊपर जो बॉन्ड आया है वो पाई बॉन्ड है, वो भी पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो ये भी पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो भी पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है मतलब एक तरीके का पाई बॉन्ड ही तो है। तो कभी पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में, कभी पाई बॉन्ड उन दोनों के बीच में, कभी पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में। तो क्या आप ये कह सकते हो क्या कि एक तरीके से ये 3 अनुनाद संरचनाएं बन गई? हां जी, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहता है, क्या ये एक तरीके से अनुनाद संरचनाएं बन गई? अगर ये तीनों अनुनाद संरचनाएं बन गई तो बेटा जी हमने सिंपल सी बात क्या बोली, हमने ये बोला अगर ये तीनों अनुनाद संरचनाएं हैं तो बेटा जी इन तीनों का मिला के एक अनुनाद संकर भी होना चाहिए, जो कि ये कहेगा कि देखो भाई 3 सिग्मा बॉन्ड तो है ही, 3 सिग्मा बॉन्ड तो है ही, बाकी हर जगह पे आंशिक रूप से पाई बॉन्ड भी है, बाकी सब जगह पे आंशिक रूप से पाई बॉन्ड भी है। हर जगह पे आंशिक रूप से पाई बॉन्ड भी है। तो यानी कि ये बात कहनी सही है कि ऑल बीएफ बंध लंबाई, सभी बीएफ बंध लंबाई सेम है, सभी बीएफ बंध लंबाई सेम है। पर जो BF3 आप अभी तक पढ़ रहे थे वो गलत पढ़ रहे थे। एक्चुअली BF3 होता तो ऐसा ही है, तीनों बंध लंबाइयां सेम है, परंतु वो सिग्मा बॉन्ड नहीं होते, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड नहीं होते, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? आंशिक पाई बॉन्ड होते हैं। तो आप कह रहे थे सर BF3 ऐसे 3 बॉन्ड बना के स्टेबल कैसा है? तो बेटा वो स्टेबल इस वजह से था, तुम समझ ही गलत रहे थे, तुम्हें लग रहा था कि सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, नहीं, वो 8 इलेक्ट्रॉन की रही है, पर तुमने उनको सिग्मा 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 मान लिया, असलियत में वो क्या थे? ऐसे थे। ठीक है, असलियत में क्या थे? ऐसे थे, इसीलिए BF3 स्टेबल हो रहा था। हम परेशान है इतने दिनों से कि BF3 में तो अष्टक ही पूरा नहीं है, BF3 में तो अष्टक ही पूरा नहीं है, जबकि BF3 में तो अष्टक पूरा है। फ्लोरीन ने ही बोरॉन का अष्टक पूरा करवा दिया था, बस आपको नजर नहीं आया। आपने कहा सर हमें तो सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखाई दिया ना, वो इसलिए दिखाई दिया कि वो सिंगल बॉन्ड नहीं था, वो ये था कि तीनों बंध लंबाइयां एक जैसी है, तो मैंने तीनों को एक कलर नोटेशन दे दिया। सपोज करो आपकी किताब ने या किसी साइंटिस्ट ने ये कह दिया कि अब से मैं इस डिनोशन को ऐसे दिखाया करूंगा, इसका मतलब ये होगा, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया, इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया। और ये ग्रीन का मतलब क्या है? सारे आंशिक पाए आबंध हैं। ग्रीन का मतलब क्या है? सारे आंशिक पाए आबंध हैं। दैट्स इट। तो BF3 हमेशा से स्थायी इसीलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन के बैक साइड से बोरॉन को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। जब बैक साइड से इलेक्ट्रॉन आते हैं इसके कक्षक में, इसको स्थायी करने के लिए, इसका अष्टक पूरा करने के लिए, तो इस तरीके की बॉन्डिंग को क्या कहते हैं? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्यों गई? बैक साइड से इलेक्ट्रॉन है। तो इसको डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो हमने ये बोला कि बैक साइड से इलेक्ट्रॉन है, एक हमने ये बोला जब भी किसी अणु में किसी साइड परमाणु के पूरित कक्षक से किसी केंद्रीय परमाणु के रिक्त कक्षक में, चाहे P से P आए, चाहे P से D आए, चाहे D से P आए, चाहे कुछ भी आए, किसी के पूरित P या D कक्षक से किसी के रिक्त P या D कक्षक में यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाता है और उससे स्थायित्व आता है तो उस तरीके की बॉन्डिंग को
बैक बॉन्डिंग कहते हैं। हम बोलेंगे ये पूरित पी से रिक्त पी की तरफ इलेक्ट्रॉन गया है, ये पूरित पी था, ये रिक्त पी है। तो जब पूरित पी से रिक्त पी की तरफ इलेक्ट्रॉन गया है तो ये जो पाई बॉन्ड है ये पी पी के बीच में बना है, तो हम बोलेंगे ये कैसा पाई बॉन्ड है, पी पाई पी पाई। और अगर एग्जैक्टली बात करनी है तो टू पी पाई टू पी पाई। टू पी पाई क्यों बोला मैंने, क्योंकि भाई बोरॉन पे भी टू पी है और फ्लोरीन पे भी टू पी है, तो फ्लोरीन के टू पी से बोरॉन के टू पी में इलेक्ट्रॉन युग्म का ट्रांसफर हो रहा है, तो टू पी पाई आबंध बनता है। ठीक है, हम डेफिनेशन इसकी अगली स्लाइड में लिख दें क्या, यहीं लिख देते हैं। कोशिश करते हैं यहां आ जाए। यदि किसी अणु में साइड परमाणु के पूरित कक्षक से, यदि किसी अणु में साइड परमाणु के पूरित कक्षक से केंद्रीय परमाणु के रिक्त कक्षक में, केंद्रीय परमाणु के रिक्त कक्षक में इलेक्ट्रॉन शेयर करने पर एवं उससे स्थायित्व बढ़ जाए, एवं उससे स्थायित्व बढ़ जाए, तो वो बैक बॉन्डिंग कहलाता है, वो बैक बॉन्डिंग कहलाता है। ठीक है, ये चीज क्या कहलाती है, बैक बॉन्डिंग कहलाती है। ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत है तो बताइएगा, हम और भी एग्जांपल लेते हैं। पर हां, बैक बॉन्डिंग पढ़ने का मेन कारण BF3 का स्थायित्व समझना है कि अभी तक तुम लोग जो भी समझ रहे थे BF3 के बारे में कि अष्टक पूरा नहीं है, 3 ही बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन है, नहीं, सब गलत था। अष्टक भी पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन भी हैं, पर हां वहां अनुनाद होता है जो आपको दिखता नहीं है, और वो इस तरीके का होता है। वो सारे बॉन्ड दिखने में लगते सिग्मा है, बट वो सिग्मा नहीं है, वो सारे के सारे आंशिक डबल बॉन्ड्स हैं, सारे के सारे आंशिक डबल बॉन्ड्स हैं। क्लियर है, तो ये बात बड़े पते की चीज मैंने आपको बताई है, ध्यान से नोट करिएगा, ध्यान से नोट करिएगा। तो अभी तक BF3 के बारे में जो भी सोच रहे थे वो सब गड़बड़ था, गलत नहीं पढ़ाए थे। अगर वो गलत नहीं होता तो ये सही कैसे होता मालिक, हां जी, अगर वो गलत नहीं समझते तो ये सही कैसे समझते। 3 है पाई बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड्स है ना, दिख तो रहा है। एक्चुअली पूरा पाई बॉन्ड कहीं भी नहीं है, यहां पे क्या है आपके पास में, आंशिक। छापो भाई छापो, थोड़ा भारी लग सकता है कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझो, ध्यान से छापो, समझ समझ के छापना। बैक बॉन्डिंग को क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग को क्या कहते हैं, पश्च आबंधन। यस,
हाँ जी, डन है। अब इसका कॉन्सेप्ट बॉन्ड एंगल पे भी लगता है, बॉन्ड लेंथ पे भी लगता है, बहुत सारी लगता है, परंतु आपको यह समझना पड़ेगा कि कहां बैक बॉन्डिंग होती है और कहां बैक बॉन्डिंग नहीं होती। जैसे कि BF3 में बैक बॉन्डिंग हो रही थी, क्योंकि पूरित और रिक्त अगर आप पहचान गए ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं आपको पानी पी के यह समझाता हूं कि पूरित और रिक्त क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं, फिर हम क्वेश्चंस में देखा करेंगे कहां बैक बॉन्डिंग है। यह बात ध्यान रखना, जहां बैक बॉन्डिंग आ गई ना वहां स्थायित्व एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा हो जाएगा, वहां पे स्थायित्व एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा हो जाएगा। समझते हैं कैसे? यस। नहीं भाई, PCl3 में ऐसा क्यों होगा? PCl3 तो पिरामिड ही है, बैक बॉन्डिंग हर जगह नहीं होती। बैक बॉन्डिंग देखनी पड़ती है जहां पे रिक्त और पूरित का कॉम्बिनेशन होगा, वहीं पे बैक बॉन्डिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे कि पहले तो रिक्त और पूरित की पहचान देखो, रिक्त और पूरित की पहचान देखो। हमने बोला यदि मैंने पी कक्षक की बात करी, यदि मैंने पी कक्षक की बात करी, अगर मैंने पी कक्षक की बात करी तो हम क्या बोलेंगे? पी कक्षक का मतलब, हम पी कक्षक का मतलब ये बोलेंगे कि P1 से लेके, या ऐसे बोले P0 से लेके P2 विन्यास तक कहलाएगा रिक्त। रिक्त का मतलब होता है P का एक भी डब्बा खाली हो जाए। P0 मतलब तीनों डब्बे खाली हैं, P1 मतलब एक में इलेक्ट्रॉन है, दो खाली है, P2 मतलब दो में इलेक्ट्रॉन है, एक डब्बा खाली है, तो ये कहलाएगा रिक्त। पर अगर आप P3 से P6 तक चले गए तो ये कहलाएगा पूरित। अगर आप P3 से P6 तक चले गए तो ये कहलाएगा पूरित। इसी तरह अगर मैंने डी कक्षक की बात करी, अगर मैंने डी कक्षक की बात करी तो हम बोलेंगे D0 से D4 तक अगर आप जाते हैं तो कहलाएगा रिक्त, क्योंकि एक डब्बा स्टिल खाली होगा। D4 में 5 डब्बे होते हैं ना, 4 में इलेक्ट्रॉन है। और अगर मैंने D5 से D10 तक जाने की कोशिश करी तो ये कहलाएगा पूरित। ये हमेशा क्या कहलाएगा? पूरित। जब पांचों में कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन भी आ गया तो वो पूरित की कैटेगरी में आने लग जाएगा। तो आपको विन्यास से पहचानना पड़ेगा उस परमाणु के कि वहां पे रिक्त कक्षक है कि पूरित कक्षक है। ठीक है, इतनी बात आपको गौर करनी जरूरी है। तो पहले इतनी बात को हम खोपचे में लगा देते हैं, इतनी बात को हम खोपचे में लगा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ओके, बढ़िया। आगे सुनिए ध्यान से बातों को, आगे सुनिए ध्यान से बातों को। हमने क्या बोला? अगली चीज, अगली चीज हमने क्या बोली? प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगली चीज हमने समझी एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन लिया मैंने, क्वेश्चन क्या कह रहा है? बंद कोण का क्रम। कौन सा क्वेश्चन है? वही क्वेश्चन है जो आपको भी सिखाया था, PH3 वर्सेस PF3। अब अगर आपसे कोई बंद कोण पूछे तो हमने इसका आंसर तो देख लिया कि हमारे हिसाब से PH3 आ रहा था, पर बैक बॉन्डिंग के हिसाब से PF3 आना चाहिए। कैसे आना चाहिए वो मैं सिखाता हूं, तो देखना ध्यान से। अगर आप दोनों संरचनाएं बनाते हैं तो ये है फास्फोरस, ये है 3 हाइड्रोजन। अगर आप यहां बात करते हैं, ये है फास्फोरस और ये है 3 फ्लोरीन। अब आप देखो, आपको चाहे बंद कोण बताना हो, चाहे आपको कुछ भी बताना हो, हमेशा दिमाग में बैक बॉन्डिंग को रखना है। अगर हमेशा दिमाग में बैक बॉन्डिंग को रखना है तो आपको यह पता है कि हाइड्रोजन होता है 1s1, तो फास्फोरस जो है, फास्फोरस का विन्यास होता है 3s2 3p3। अगर 3s2 3p3 होता है, आप ध्यान से देखिए, यदि फास्फोरस का विन्यास है 3s2 3p3, तो बेटा जी हम इतनी बात कर चुके हैं कि अगर तीसरा कोष शुरू हो गया है तो 3d भी तो पड़ा है, भले ही 0 हो, है ना। 3d में भले ही एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो पर 3d पड़ा तो है।
अगर 3D पढ़ा तो है, यानी कि फास्फोरस पे मैं रिक्त डी बोल सकता हूं क्या? हाँ जी बोल सकता हूं, क्योंकि D0 भी हम कंसिडर करते हैं रिक्त में। अच्छा, अगर आपने बात करी हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन तो 1s1 है, इसमें ना कोई रिक्त है ना कोई पूरित है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो कहां ही जाएगा। परंतु अगर आपने बात करी फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन है 2s2 2p5, और 2d तो होता नहीं है, और p5 अगर आ रहा है तो p3 से p6 तक कोई भी हो, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? पूरित। ये ट्रिक आपको कोई नहीं सिखाएगा बैक बॉन्डिंग की, ध्यान से समझ लेना। तो बेटा हमें यह पता है कि फास्फोरस पे दोनों जगह पे रिक्त डी है, परंतु हाइड्रोजन के केस में बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती, क्योंकि साइड वाले परमाणु से ही तो इलेक्ट्रॉन जाता है। हाइड्रोजन में खुद पे एक इलेक्ट्रॉन है यार, वो कह रहा है मैं अपना द्विलक करके बैठा हूं, मेरे पास कोई लोन पेयर थोड़े है जो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो यहां पे बैक बॉन्डिंग नहीं होने वाली, ये हमने चेक किया। जबकि अगर यहां बात करें तो फास्फोरस पे तो है रिक्त डी, और फ्लोरीन पे है पूरित पी। तो आप देखिए, फ्लोरीन के पूरित पी से फास्फोरस के रिक्त डी की तरफ इलेक्ट्रॉन जा सकता है, पाई बॉन्ड बन सकता है पी पाए डी पाए, पी पाए डी पाए। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहां बैक बॉन्डिंग हो गई, यहां बैक बॉन्डिंग हो गई, यहां बैक बॉन्डिंग नहीं थी। और अगर बैक बॉन्डिंग हो गई तो उससे क्या होगा, ध्यान से देखना। हम बोलेंगे PF3 में कभी यहां से इलेक्ट्रॉन जा सकता है, कभी यहां से जा सकता है, कभी यहां से जा सकता है, तो इस तरीके की बैक बॉन्डिंग है। हमने बोला कभी इलेक्ट्रॉन युग्म यहां से जा सकता है, आप देखिएगा कभी इलेक्ट्रॉन युग्म यहां से जा सकता है, कभी इलेक्ट्रॉन युग्म यहां से जा सकता है। तीन जगह से अगर इलेक्ट्रॉन युग्म जा रहा है तो तीन अनुनादी संरचनाएं बन गई हैं, और इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होता है? ये ऐसा। तो बेटा जी यहां तो आंशिक आबंध है, तो अब आपको इस PF3 को इस PH3 से कंपेयर करना है। असली में PF3 ये है और PH3 वो है। अगर इन दोनों में हम कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, अगर इन दोनों में हम कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज ध्यान से देखिए, ये है PH3 और ये है लोन पेयर। और अगर आप बात करते हैं PF3 की, तो ये है PF3। ध्यान से देखिएगा, ये है PF3। तो बेटा जी अब एक बात बताओ, आपने VACPR सिद्धांत पढ़ा है, आपको पता है जिस बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उस बॉन्ड में प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। यह मैंने VACPR का पहला पॉइंट पढ़ाया था कि सिंगल बॉन्ड में प्रतिकर्षण कम है, डबल बॉन्ड में थोड़ा ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड में और ज्यादा है। तो डबल में ज्यादा है तो आंशिक डबल में भी तो सिंगल से तो ज्यादा ही होगा। तो भाई यहां तो दो दो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण था, पर यहां पे देखो दो से तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अगर दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, डबल की तरफ जाते हुए इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। अगर यहां प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो एक दूसरे से दूरियां बढ़ जाएगी, और अगर दूरियां बढ़ जाएगी तो बॉन्ड एंगल यहां ज्यादा होगा। ये है θ2, ये है θ1। हम बोलेंगे θ2 का मान θ1 से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, हम इस चीज को लिख भी देते हैं। बैक बॉन्डिंग की वजह से आंशिक डबल बॉन्ड आने के कारण, बैक बॉन्डिंग की वजह से आंशिक डबल बॉन्ड आने के कारण PF आबंधों में प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा।
और अगर आबंधों में प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा, अगर आबंधों में प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा तो बंध कोण भी बढ़ जाएगा। सही है, क्योंकि दूरियां बढ़ जाएगी। बात समझ में आई क्या? θ2 θ1 से ज्यादा होगा, ये चीज क्लियर है क्या? बढ़िया है। तो एक्चुअली आपको लगा था PH3 जीतेगा, पर जीतता कौन है? PF3। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी प्लीज बताएं यहां तक। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत प्लीज बताएं यहां तक। यस, हां जी, जल्दी बताओ भाई, यहां तक क्लियर है क्या? बताना दो। ठीक है बच्चा लोग, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चले। यस, अगले क्वेश्चन पे चले। तो प्रतिकर्षण PH3 में नहीं, PF3 में ज्यादा होगा। हां जी, राइट, ठीक है। अगर तुम्हें तो बैक बॉन्डिंग सोचना पड़ेगा, जरूरत नहीं है बैक बॉन्डिंग हर जगह हो। जैसे PH3 में नहीं दी, PF3 में दी, ये आपके दिमाग में आएगा तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। और दिमाग में आने के लिए मैंने चेक करना सिखाया है ना। एक अगला सवाल देखना, आपको बताना है बंध लंबाई का क्रम। अब से हर सवाल में, हर चीज में बैक बॉन्डिंग का दिमाग रखना है। ठीक है, आपको बोरॉन फ्लोरीन बंध लंबाई का क्रम बताना है। बोरॉन फ्लोरीन बंध लंबाई का क्रम बताना है। इन दोनों यौगिकों में से किसमें बंध लंबाई ज्यादा होगी? ट्राई करना इस सवाल को, ट्राई करना इस सवाल को जल्दी से। किसमें बंध लंबाई ज्यादा होगी? यस, हां जी, हाँ भाई, ट्राई करो। यस, हाँ जी, चेक करें। चलो आओ भाई, बंध लंबाई का क्रम कहां ज्यादा? बेटा फास्फोरस में अष्टक का रीजन ही नहीं है ना। फास्फोरस में रिक्त डी कक्षक है, तो फास्फोरस अष्टक को प्रसारित कर सकता है। उसके लिए स्थायित्व का मतलब है अष्टक प्रसारित होना। जैसे PCl5 क्यों बनाता है? वो 5 बॉन्ड क्यों बनाता है? क्योंकि उस पर रिक्त डी कक्षक है। रिक्त डी कक्षक होने की वजह से वो बॉन्ड 4 से ज्यादा बनाने में सक्षम है। सल्फर पे रिक्त डी कक्षक है, तीसरे आवर्त और उसके नीचे के सभी तत्वों में रिक्त डी कक्षक आ जाता है, इस वजह से वो ज्यादा स्थायी हो जाते हैं। जैसे अगर आप BF3 BF4 माइनस की बात करते हैं बंध लंबाई के क्रम में, तो आपको पता है कि BF3 में, ये चीज आपको अच्छे से पता है कि BF3 में बैक बॉन्डिंग होती है और BF4 माइनस में क्या होता है वो सोचते हैं। तो BF3 में तो बैक बॉन्डिंग होती है, ये बात सबको अच्छे से पता है, क्योंकि ये आपका BF3 होता है और जिसमें हर आबंध एक आंशिक डबल बॉन्ड होता है। हर आबंध एक आंशिक डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहां पे तो BF बंध लंबाई क्या है? आंशिक डबल बॉन्ड। पर अगर मैं BF4 माइनस की बात करता हूं तो बेटा संकरण निकालेंगे आप, तो संकरण आएगा sp3, और संकरण अगर sp3 आया तो चतुष्फलकीय ज्यामिति होनी चाहिए। और क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए 4 परमाणु हैं, तो आकार और ज्यामिति सेम होगी। अगर ऐसा है तो ये क्या होगा? ये होगा शुद्ध सिग्मा बॉन्ड या शुद्ध सिंगल बॉन्ड। यहां बैक बॉन्डिंग की जरूरत है क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बोरॉन का अष्टक ऑलरेडी पूरा है और बोरॉन पे डी कक्षक तो होता ही नहीं है कि वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना पाए। बोरॉन पे पी कक्षक होते हैं, अष्टक पूरा है और अष्टक से ज्यादा वो कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि उस पे डी कक्षक है ही नहीं। तो अब एक बात बताओ, यहां है सिंगल बॉन्ड, यहां है आंशिक डबल बॉन्ड।
तो हमें पता होता है बॉन्ड लेंथ का क्रम क्या होता है, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है शुद्ध सिंगल बॉन्ड की, फिर होता है आंशिक डबल बॉन्ड, फिर होता है शुद्ध डबल बॉन्ड, फिर होता है आंशिक ट्रिपल बॉन्ड, और फिर होता है शुद्ध ट्रिपल बॉन्ड। ये होता है बंध लंबाई का एक फाइनल क्रम। ये होता है बंध लंबाई का एक फाइनल क्रम। अगर ये होता है तो वहां है शुद्ध सिंगल, यहां है आंशिक डबल। तो यहां पे आप देख सकते हैं BF4 माइनस में बंध लंबाई BF3 से क्या हो जाएगी, ज्यादा, यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये BF4 माइनस में बंध लंबाई BF3 से ज्यादा हो जाएगी। राइट, बात समझ में आती है क्या यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अनुनाद के बाद हमने बंध लंबाई का क्रम सीखा था, हमने उस हिसाब से बात कर ली। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत ही उम्दा। चलो, अगर यहां तक की बातें समझ में आई, अगर यहां तक की बातें समझ में आई, तो अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगला एग्जाम्पल क्या है, अभी छुट्टी नहीं हो रही है, अगला एग्जाम्पल सुनो ध्यान से। क्या है क्वेश्चन, ये कह रहा है NCH3 होल थ्राइस का आकार पिरामिडी होगा। ये कथन नंबर 1 है। और सेकंड स्टेटमेंट आपको कह रहा है NSiH3 होल थ्राइस का आकार पिरामिडी होगा। ये कथन नंबर 2 है। तो हमें बोलना है पहला ऑप्शन, पहला तथा दूसरा कथन दोनों सही हैं। बी ऑप्शन है पहला सही दूसरा गलत। तीसरा ऑप्शन है पहला गलत दूसरा सही। और आखिरी ऑप्शन है दोनों गलत। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, वो 2 कथन है। ध्यान से ट्राई करके बताएं कौन सा सही होगा। चैट में ऑफ ही रखूंगा, अपना अपना ट्राई करके देखो। ये सिलिकॉन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है। यहां SiH3 है, वहां CH3 है। ट्राई करें, अपना दिमाग लगाएं, आपको सारी चीजें आती है, बैक बॉन्डिंग वगैरह सब कुछ। अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या संकरण होगा, क्या नहीं होगा, दिमाग लगा के देखो। हाँ जी,
ट्राई करना भाई, समय बीतता जा रहा है, चेक करें। करें डिस्कस, आइए बात करके देखते हैं। आइए भाई चर्चा करके देखें कैसे करेंगे इस सवाल। क्या है दोनों कथन के अंदर, आपसे आकार दिए गए हैं। अब आकार बताने का सिंपल सा तरीका है, संकरण निकालो, वीएसईपीआर लगाओ। परंतु अभी एक बैक बॉन्डिंग नाम की चीज भी सीखी है, तो देखते हैं अगर वो भी कहीं लगती हो और हमें दिख ना रही हो। तो आइए ध्यान से सुनिएगा। पहले तो हमने संकरण निकालने की कोशिश करी, तो सिंपल सी बात है यार, संकरण क्या ही देखोगे, NH3 जैसे दिख रहे हैं। अगर NH3 जैसे दिख रहे हैं तो हमारा पहला दिमाग तो हमें यही कहता है कि ये देखो ऐसा हो गया, ये आ गया नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ठीक है, और ऐसे ही ये हो गया। और ये आ गया नाइट्रोजन पे लोन पेयर। पहला दिमाग हमको यही कहता है कि दोनों पिरामिड ही है ना। अगर दोनों पिरामिड है तो दोनों कथन सही करने का मन कर रहा है, मतलब ए ऑप्शन टिक करने का मन कर रहा है। पर मैंने हमेशा बोला है बैक बॉन्डिंग जरूर देख लिया करो। अगर बैक बॉन्डिंग जरूर देखोगे तो तुम्हें यह पता है कि नाइट्रोजन का विन्यास जो है वो है 1s2 2s2 2p3। अगर 2p3 है, अगर 2p3 है तो यानी कि मैं ये बोलूं कि ये पूरित पी कक्षक है ना। P3 से लेके P6 तक पूरित आता है। कार्बन का विन्यास देखोगे, यहां पे कार्बन से बॉन्ड बन रहा है तो वो होता है 2s2 2p2। 2p2 है मतलब रिक्त पी कक्षक है। अच्छा, अगर आप सिलिकॉन की बात करोगे तो सिलिकॉन होता है 3s2 3p2 और साथ में 3d भी है। तो 3p2 से बेहतर है 3d का 0, हम बोल दें यहां पे रिक्त डी कक्षक है। अच्छा, ये चीजें हमको समझ में आ गई। अब हमने बोला सर दोनों में पूरित नाइट्रोजन है, पर यहां भी रिक्त कक्षक यहां भी रिक्त कक्षक, मतलब दोनों जगह बैक बॉन्डिंग हो सकती है। हमने कहा यार सही में, तो हमने कहा चलो ठीक है सोचते हैं हो सकती है। तो हमने ये सोचा कि यार कार्बन ने यहां 4 बॉन्ड्स तो ऑलरेडी बना रखे हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ, 1 नाइट्रोजन के साथ, 3 हाइड्रोजन के साथ, 1 नाइट्रोजन के साथ, 3 हाइड्रोजन के साथ, 1 नाइट्रोजन के साथ। तो और कार्बन पे 2d तो होता नहीं है। तो आप ऑर्गेनिक ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर चुके हैं तो आपको यह बात तो समझ आ गई होगी कि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाता ही नहीं है। कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाता ही नहीं है। तो अगर तुमने बैक बॉन्डिंग कराने के लिए नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर को दान दिया भी कार्बन पे, तो कार्बन उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन पे 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, वो 5वां बॉन्ड हो जाएगा। तो हमें यह पता है कि क्योंकि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि कार्बन बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा। नाइट्रोजन को कहेगा अपना लोन पेयर लेके बैठा रहे भाई, मुझे जरूरत नहीं है, मतलब ये तो पिरामिडी ही रहेगा। इसका फाइनल आकार बैक बॉन्डिंग चेक करने के बाद भी कैसा दिखाई दिया करेगा, पिरामिडी। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है कि NCH3 होल थ्राइस का आकार पिरामिडी है। परंतु अगर मैंने NSiH3 होल थ्राइस की बात करी तो सिलिकॉन पे रिक्त डी कक्षक है। सिलिकॉन पे क्या है, रिक्त डी। रिक्त डी है मतलब 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाने की परमिशन है, और नाइट्रोजन पे है पूरित पी। अगर नाइट्रोजन पे है पूरित पी तो पूरित से रिक्त की तरफ इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाएगा, पूरित से रिक्त की तरफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। कभी नाइट्रोजन इस सिलिकॉन को दे देगा, कभी नाइट्रोजन इस सिलिकॉन को दे देगा, कभी नाइट्रोजन इस सिलिकॉन को दे देगा।
तो अब एक बात सोचो, फिलहाल तो तुम्हें नाइट्रोजन पे संकरण sp3 दिखाई दे रहा है क्योंकि एक लोन पेयर को सिग्मा काउंट करा तुमने और 3 इन बॉन्ड्स को सिग्मा 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 बोला, तो तुम्हें लगा टोटल 4 सिग्मा है, तो sp3 संकरण है। पर क्योंकि वहां बैक बॉन्डिंग हो सकती है, क्योंकि यहां बैक बॉन्डिंग हो सकती है, तो बैक बॉन्डिंग के बाद में क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। कभी इलेक्ट्रॉन पेयर इधर होगा, कभी इधर होगा, और कभी बीच वाले पे होगा। यानी कि नाइट्रोजन पे अब लोन पेयर तो रहा ही नहीं ना, वो तो डोनेट हो गया, वो तो शेयर हो गया। पहले लोन पेयर होता था बट अब तो शेयर हो गया, और अगर अब शेयर हो गया तो अब कितने सिग्मा दिखाई दे रहे हैं, खाली 3 सिग्मा, 1 2 3, और सिग्मा की काउंटिंग से ही तो संकरण आता है। अब केवल कितने सिग्मा दिखाई दे रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, और हर किसी में 1 पाई बॉन्ड। ये अनुनादी संरचनाएं हैं। और बेटा अगर 3 सिग्मा बॉन्ड कहीं पे आ जाए तो संकरण क्या होगा, केवल sp2। तो इसका संकर, फाइनल अनुनाद संकर कैसा बनेगा, sp2 होता है त्रिकोणीय समतलीय। sp2 कैसा होता है, त्रिकोणीय समतलीय। हम बोलेंगे हर केस में एक एक आंशिक डबल बॉन्ड भी होगा। तो संकरण भले ही पहले आपको sp3 दिखाई दे रहा था, पर बैक बॉन्डिंग की वजह से तुम ये देखो संकरण भी चेंज हो जाता है, ज्यामिति भी चेंज हो जाती है। तुम्हें लगा था वो पिरामिडी होगा, बट एक्चुअली ये कैसा है, त्रिकोणीय समतलीय। एक्चुअली ये कैसा निकला, त्रिकोणीय समतलीय। तो सेकंड कथन जो है कि NSiH3 होल थराइस का आकार पिरामिडी होगा, ये गलत है। पहले वाला सही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये ना चमका हो सकता है किसी को चमक गया, हो सकता है किसी ने तुक्का मारा हो। तो जो भी है ध्यान से देखें क्या हुआ। तो जतिन शर्मा, सुधांशु कुमार, गोलू यादव, क्या बात है, गोलू सर का स्टूडेंट गोलू यादव, इन तीनों ने सबसे पहले देख लिया था। मुझे लगता है तुक्का ही है, बट स्टिल कोई बात नहीं, चमक गया था तो अच्छी बात है। जिनको नहीं चमका वो ध्यान से देखे। तो बैक बॉन्डिंग मैंने कहा था ना आपसे, हर जगह देखनी है। हर जगह बैक बॉन्डिंग अपना कुछ ना कुछ असर जरूर छोड़ा करेगी। हर जगह बैक बॉन्डिंग अपना कुछ ना कुछ असर जरूर छोड़ा करेगी। ठीक है जी, समझ में आई बात। तो ये थे बैक बॉन्डिंग के कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल, बैक बॉन्डिंग की कुछ अच्छी अच्छी एप्लीकेशन जो हमने देखी। इसी के साथ में आज के लेक्चर को करते हैं समाप्त। बेटा अब सारी इंपॉर्टेंट टिपिकल चीजें हो चुकी हैं। आप मॉड्यूल का होमवर्क कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1 के 1 से 10 मैंने बोले थे सवाल, आज 11 से 25 तक आप कर सकते हैं सवाल। ठीक है, इसको आप ट्राई करिएगा। एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस हैं ये। ओके, इन्हें ट्राई करिएगा। अगली क्लास में शुरू करेंगे द्विध्रुव आघूर्ण, और उसकी बात समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसकी बात समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एमओटी से शुरुआत। हम लोग क्या करेंगे, एमओटी से शुरुआत। चलिए, तो आई होप यहां तक का लेक्चर सबको क्लियर है। चीजें अच्छे से रिवाइज करना। स्टिल कोई डाउट हो हम अगली क्लास में फिर से ले लेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।